नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में होने वाला इस वर्ष का चुनाव काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इस चुनाव के बाद तय होनी है कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अभी 8 महीने भले ही बाकी हो, पर अभी से ही पूरी तरह से अब राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है और एक तरफ से चुनावी माहौल बन चुका है। खास करके जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि ऐसा लगता है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, और कई ऐसी बातें देखने, सुनने और समझने को मिल रही हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि एक और मामला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को तो परेशान कर ही रहा है, इसके साथ साथ आने वाले चुनाव को भी प्रभावित करेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट 2029 के चुनाव से पहले जो माहौल इस देश में बनने वाला है उसकी पूर्व संभावना को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। एक विवाद आपको पता होगा कि परिसीमन को लेकर के चल रहा था, जिसकी खबरें हम लगातार आपको कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की चुप्पी और देश भर में गैर भाजपाई दलों के साथ साथ भाजपा और एनडीए के साथ रहने वाले दल भी इस परिसीमन विवाद में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता दिखाने लगे हैं, और ये इस बात की तरफ गवाही दे रहा है कि 2029 के पहले क्या कुछ होगा। खास करके तमिलनाडु में चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पत्र लिख करके देश भर के जो राजनीतिक दल के नेता हैं उन सबको एक जगह जुटाने की बात कही है। हिंदी विरोध पर स्टालिन को शाह ने दिखाया था आईना। अब जो राजनीतिक स्थिति आ गई है उसमें स्टालिन ही इसकी अगुवाई कर रहे हैं। हिंदी बनाम तमिल को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन। लोकसभा सीटों के परिसीमन विवाद को लेकर के हवा देने में जुट गए हैं। जहां एक तरफ बिहार में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि चुनाव होने हैं और इसको लेकर के देश भर की नज़र यहाँ टिकी हुई है, वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन को लेकर खूब बयान आने लगे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं, और यह निर्धारित करने का तरीका है कि संसद के प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। यह महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग को सौंप दिया जाता है। इसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के जज होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसके आधार पर तय किया जाता है कि किस राज्य या क्षेत्र को कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। वर्तमान लोकसभा सीटों का आधार जो है 1971 में की गई जनगणना जब 1976 में आई, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसने 2001 की जनगणना तक 25 वर्षों के लिए संसदीय सीटों के संशोधन को रोक दिया था। अब लंबे समय के बाद इसकी ज़रूरत फिर से महसूस होने लगी है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी 84वें संशोधन को आगे बढ़ाते हुए 2026 तक इसे बढ़ा दिया था। दोनों संशोधनों के पीछे तर्क ये दिया गया था कि जनसंख्या नियंत्रण उपाय को बढ़ावा देना है। अब इन सारी बातों को लेकर के परिसीमन आवश्यक हो गया है। अगर ये आधार रहा, परिसीमन को लेकर के कहा जा रहा है कि जिस तरह से दोनों संशोधनों के पीछे जनसंख्या वाला विचार था, तो विचार यह भी था कि जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक रोकने वाले राज्यों को कम सीटों से दंडित होने से रोका जाएगा, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक जनसंख्या वाली राज्यों के अधिक संसद सदस्य न दिए जाएं। अगर ये आधार रहा तो परिसीमन का तो ठीक है, वरना उसका दक्षिण के राज्यों में कम सीटें आने को लेकर के दबाव बढ़ सकता है, और ऐसे में राज्य के देश लगभग 3 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है, और यही वो कारण है जिसको लेकर के दक्षिण के राज्य कहीं ना कहीं चिंतित हैं। 2019 के लिए किए गए अध्ययन के बाद एक बात पता चली थी कि भारत का चुनावी नक्शा परिसीमन के बाद किस तरह से बदल सकता है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर 2026 की जनसंख्या अनुमानों के आधार पर प्रबुद्ध लोगों का अनुमान लगाया गया है कि जनसांख्यिकीय असंतुलन को ठीक करने के लिए लोकसभा की ताकत को बढ़ाकर 846 सीटें करने की संभावना है। वहीं और कई विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश से वर्तमान राज्य जो है
जिनमें 80 सीटें हैं, नाटकीय वृद्धि हो सकती है और 143 तक जा सकती है, यानी 63 सीटों को चौंकाने वाली वृद्धि हो सकती है। तो वहीं बिहार की बात करें तो 40 सीटें अभी बिहार में हैं, यहाँ भी लगभग 100% सीटें बढ़ करके 79 हो जाएंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन इन सब के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 543 सीटें अभी वर्तमान में है, पिछले 5 दशक से अपरिवर्तित हैं, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है क्योंकि अगले साल नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया की उम्मीद की जा रही है। हालांकि यह प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करती है और 2021 की जनगणना के बार देरी के कारण पहले ही जनसंख्या करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के विशेषज्ञों का कहना है कि इन सवालों को से चिंता पैदा हो रही है दक्षिण के राज्यों में कि कहीं ना कहीं उनके सीट घट जाएंगे। इस बात को लेकर के पिछले सप्ताह ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों को आश्वस्त किया था कि परिसीमन किया जाएगा तो उन्हें एक भी सांसद सीट नहीं खोनी पड़ेगी और न ही उन्हें किसी तरह का कोई घाटा होगा। संशय के बीच उन्होंने तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। इन राज्यों को डर है कि अगर नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन किया गया तो मापदंड सेट हुआ तो संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इसके बीच जो है तर्क दिया जा रहा है कि जनसंख्या पर बहुत तेज़ी से नियंत्रण किया गया है इन क्षेत्रों में, और डीएम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के दावे के जवाब में आया कि इस तरह की कवायद तमिलनाडु की राजनीतिक को प्रभावित और कमज़ोर कर सकती है, जबकि अन्य राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व में असंगत रूप से वृद्धि हो सकती है। इस परिसीमन को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसको लगातार कई तरह से विवेचित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे दक्षिण राज्यों की चिंताएं तो बढ़ी ही है, उसके समाधान के लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैसे इसको निपटा जाए और इस पूरे मामले को किस तरह से समझा जाए। इन सारे विषयों को लेकर के एम.के. स्टालिन ने सभी दलों को बुलाया है और जो चिंताएं हैं उसे दूर करने की बात कही है। नीतीश का इंतजार हो रहा है और इसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू को भी इसके लिए तैयार कर लिया गया है। मोदी विरोधी नाव पर लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा जो राजनीतिक दल हैं वो सवार हो गए हैं और अपनी चिंताओं को लेकर के एकजुट होकर के एनडीए में क्या कुछ होने वाला है और सरकार क्या कुछ करने वाली है, इस पर बहस करके अपनी बातों को रखेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए जो परिसीमन है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के क्रम में जनसंख्या, विकास सूचकांक, आर्थिक योगदान तथा शासन की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाए। इसके साथ संसाधन आवंटन में समानता की भी बात की जा रही है। दक्षिणी राज्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए वित्तीय आयोग के हस्तांतरण फॉर्मूले को संशोधित करने का भी संतुलित नीति निर्माण के क्रम में अंतर राज्यीय परिषदों का मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संवैधानिक समीक्षा पैनल की स्थापना करना तथा क्षेत्रीय असंतोष को रोकने हेतु जनसंख्या के आकार से परे प्रतिनिधित्व कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था है जिसे सुदृढ़ बनाकर लोकसभा में सीटों में आने वाली कमी को भरपाई करने के लिए राज्यसभा से दक्षिण की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं एक नए सिरे से संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को, विभिन्न राज्यों के पार्टियों के प्रमुखों को पत्र लिख करके उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन की कवायद का विरोध करने का अनुरोध किया है और इसे संघवाद पर करारा प्रहार बताया है। इनमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल, पंजाब एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। स्टालिन ने इन नेताओं को तमिलनाडु से हाथ मिलाने और इस मुद्दे पर लड़ाई के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति जेएसपी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आने वाले 2029 के चुनाव में ऐसे राज्यों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो राज्य भारतीय जनता पार्टी से अलग है। स्टालिन ने जेएसपी की पहली बैठक 22 मार्च को चेन्नई में प्रस्तावित की है और नेताओं से आने की सामूहिक योजना बनाने के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्रियों व नेताओं को लिखे पत्र में स्टालिन ने रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया पर जनसंख्या के आधार पर विचार किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम पहले भी आपको कर चुके हैं।
इसके दो संभावित तरीके हो सकते हैं। पहले तरीके में वर्तमान 543 सीटों को राज्यों के बीच पुनर्वितरित किया जा सकता है। दूसरे तरीके में कुल सीटों की संख्या को 800 से अधिक किया जा सकता है। दोनों ही स्थिति में उन राज्यों को कई सीटें गंवानी पड़ेगी जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों का सुशासन और सफलतापूर्वक लागू किया है। अगर परिसीमन की प्रक्रिया 2026 के बाद की जनसंख्या के आधार पर किया गया तो लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावित तरीके से लागू करने वाले राज्यों को दंड की तरह होगा। इन सारी बातों को लेकर के हिंदी विरोध पर स्टालिन को लेकर के भी बातें कही गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कूद पड़े हैं। 5 दशक से अधिक पुराने हिंदी विरोध को तमिलनाडु की आगामी विधानसभा चुनाव को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हैं एमके स्टालिन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईना दिखाते हुए कहा है कि शाह ने स्टालिन को हिंदी विरोध का एक नायक बनने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हथकंडा होने इस तरह से नहीं किया जाता है और मातृभाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हरी झंडी देने के बावजूद स्टालिन ने तमिलनाडु में इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। उन्होंने स्टालिन को जल्द से जल्द मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में शुरू करने की चुनौती दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के आने वाले 2029 के चुनाव से पहले जो आपको पता है कि तमिलनाडु में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर के भी अब केंद्र और तमिलनाडु के बीच में या फिर कहा जाए दक्षिण के राज्यों के बीच में होड़ लग गई है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के बाद लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस टाइट हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। जहां एक तरफ इसमें चंद्रबाबू नायडू तो शामिल हो ही गए हैं, इसके बाद केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी तक इसमें शामिल हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव भी शामिल हो चुके हैं। जो गैर भाजपाई दल हैं वो सभी शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब नीतीश कुमार जैसे नेता और भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता साझा करने वाले कई दल के नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। 22 तारीख को ये बैठक आहूत की गई है परिसीमन को लेकर के और देखना होगा कि एमके स्टालिन इसमें कितना सफल होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।